अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, उसकी क्लिनिकल्स के बारे में, उसके सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स और उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस से कहते किसको हैं या क्या होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हमारे पास होती है लिवर की हमारे पास इन्फ्लेमेशन। मींस किसी भी डिजीज़ की वजह से लिवर के हमारे पास अगर सेल्स डैमेज हो रहे हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, हमें पता है कि हमारे पास जब भी कोई हमारे पास सेल्स डैमेज हो जाए तो उसमें एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे पास जनरेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपली हेपेटाइटिस। अभी हेपेटाइटिस होती कैसे है? हेपेटाइटिस हमारे पास डिफरेंट वायरल डिजीज़ की वजह से होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस हमारे पास ऑटो इम्यून भी हो सकती है, नियोनेट भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तो क्या हुआ हमारे पास, देखें कि हमारे पास जैसे ये हेपेटाइटिस वायरस है। हेपेटाइटिस वायरस जब हमारे पास इन हेपेटोसाइट्स पे आकर लगता है, इन पे टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, इन पे जब आकर हमारे पास लगता है, उसके अलावा जैसे ही हेपेटाइटिस वायरस हमारे पास बॉडी में एंटर होता है तो हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसको इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास जनरेट हो जाता है। हमारे पास डेंड्राइट सेल्स वगैरह होते हैं, मैक्रोफेजेस जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, वो हमारे पास CD8 सेल्स को हमारे पास एक्टिवेट करते हैं। CD8 सेल्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। CD8 टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं हमारे पास। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? इस वायरस को रिजॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। उस रिजॉल्व करने के दौरान हमारे पास ये CD8 टी सेल्स क्या करते हैं कि हेपेटोसाइट्स को भी डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस हो जाती है। तो ये हमारे पास एक्चुअली होता है हेपेटाइटिस में। होता क्या है? मीन्स सिंपली हमारे पास हेपेटाइटिस मीन लिवर इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा हम यहाँ पर ये थोड़ा अपना हेपेटोसाइट्स के उसको देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो लिवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे हेक्सामेरिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये हेक्सामेरिक फॉर्म में ये हमारे पास छोटे छोटे हेपेटोसाइट्स लोब्यूल्स की तरह अरेंज होते हैं। इन लोब्यूल्स के बीच के स्पेसेस जो होते हैं उनको हम साइनसॉइड्स बोलते हैं। इन साइनसॉइड्स के अंदर हमारे पास जो होते हैं कुप्फर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुप्फर सेल्स, उसके अलावा स्टेलर सेल्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। स्टेलर सेल्स में हमारे पास लिपिड्स वगैरह स्टोर होते हैं और कुप्फर सेल्स हमारे पास जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं हमारे पास। ये हमारे पास इनके एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि हर मतलब इसमें हमारे पास कॉर्नर पे हमारे पास ये पोर्टल ट्राइड में प्रेजेंट है। पोर्टल ट्राइड हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये इनके हम लोब्यूल्स हैं हमारे पास हेपेटोसाइट्स के, और बीच में हमारे पास सेंट्रल वेन होती है जिसको हम हेपेटिक वेन भी बोलते हैं। अभी हम आ जाते हैं हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस में। अच्छा, आपने ये देख लिया कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो कैसे रही है और हेपेटाइटिस जो है वो स्टार्ट कैसे हो रही है। मींस हेपेटाइटिस में हमारे पास एक्चुअली लिवर सेल्स में होता क्या है ये हमने देख लिया। CD8 सेल्स हमारे पास एक्टिवेट होते हैं जो कि हमारे पास लिवर के सेल्स को डैमेज करते हैं। अभी हम आते हैं इनके डिफरेंट फेजेस में। पहले हमारे पास है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस जैसे जो नाम हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इसमें हमारे पास सडन ऑनसेट होता है। मीन्स हमारे पास हेपेटाइटिस में इसके जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं उनका हमारे पास सडन ऑनसेट होता है। उसके अलावा अगर हम इनमें सीरम एंटीजन लेवल चेक करेंगे, यानी हमारे पास जो भी वायरस है तो हम उसको अगर सीरम एंटीजन चेक करेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस में और एंटीबॉडी लेवल्स, तो वो हमारे पास रेज्ड मिलती हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स जैसे हमारे पास लेबोरेटरी फाइंडिंग्स जो होती हैं वो कौन सी हैं, वो हमारे पास ये है कि पहले तो हमारे पास जॉन्डिस होगा, मींस बाइल लेवल जो है हमारे पास रेज्ड होगा। उसके अलावा हमारे पास ALT और AST जो हमारे पास होते हैं, एलिनाइन ट्रांसअमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, इनके लेवल्स हमारे पास ब्लड में रेज्ड होंगे। उसके अलावा इसके कुछ ये सिम्टम्स है, साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि फटीग होता है, मलेज होता है, और उसके अलावा अपना वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह हमारे पास ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हम क्रोनिक हेपेटाइटिस में। क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या होता है कि जब हमारे पास वो एंटीजन मींस हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन पहले एक्यूट होता है, उसके बाद अगर वो हमारे पास रिजॉल्व नहीं हो पा रहा तो वो हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ में चेंज हो जाता है। और क्रोनिक डिजीज़ जो एक्यूट जो होती है, एक्यूट में ये सीन होता है कि अगर एक्यूट हमारे पास हो रहा है तो वो अगर हमारे पास रिजॉल्व हो जा रहा है तो वो हमारे पास सेल्स वापस नॉर्मल में चले जाते हैं। जबकि क्रोनिक में क्या होता है कि क्रोनिक में हमारे पास फर्दर उस ऑर्गन को डैमेज आ जाता है। मीन्स अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि ये लिवर हमारे पास सिरोसिस की तरफ जाए या फिर हमारे पास लिवर फेल्यूर भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें हमारे पास इतने क्रोनिक हेपेटाइटिस में इतने हमारे पास क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन स्लोली वो हमारे लिवर को डैमेज करते रहते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस में हमारे पास कभी कभार
कैरियर भी होते हैं, कुछ पेशेंट्स हमारे पास कैरियर्स भी होते हैं, मींस उनको कोई डैमेज नहीं आता लेकिन वो अपने हेपेटाइटिस को, मतलब हेपेटाइटिस वायरस को दूसरे पर्सन्स में कैरियर की तौर हमारे पास जो है वो उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम हमारे पास आते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो हमारे पास ओरोफिकल रूट की तरफ डैमेज होता है। इसमें कौन सा वायरस होता है? HPAV वायरस होता है, जो हमारे पास अगर हम ब्लड में चेक करें तो HPA एंटीजन हमारे पास पाया जाता है। ड्यूरिंग अक्यूट इन्फेक्शन, जब शुरू में हमारे पास हम देखते हैं इसकी सीरम एंटीबॉडीज़ लेवल हम चेक करेंगे, तो अगर हमारे पास IgM एंटीबॉडीज़ हमारे पास रेज्ड है, इसका मतलब है कि हमारे पास वो हेपेटाइटिस ए वायरस एक्टिव है। जब हमारे पास वो एक्टिव होता है तो हमारे पास IgM एंटीबॉडीज़ रेज्ड होती हैं, और जब हमारे पास ब्लड में फाइनली IgG एंटीबॉडीज़ रेज्ड हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो वायरस हमारे पास, या वो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी वो हमारे पास रिजॉल्व हो चुकी है। इसमें मोस्टली हमारे पास कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं होता। हेपेटाइटिस ई मोस्टली सिमिलर है हमारे पास हेपेटाइटिस ए की तरह, वो भी सेम ही ओरोफिकल रूट की तरफ डैमेज जो अपना ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा इसमें इसका जो वायरस होता है उसको हम HBE वायरस बोलते हैं। इसमें भी यही होता है कि अगर IgM एंटीबॉडीज़ हैं हमारे पास ब्लड में रेज्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन अभी चल रहा है, और अगर IgG एंटीबॉडीज़ रेज्ड है तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन हमारे पास रिजॉल्व हो चुका है। ये इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि हेपेटाइटिस ई हमारे पास सीवियर होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जबकि हेपेटाइटिस ए का इसका कोई प्रेगनेंसी से कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। अब हमारे पास आते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो कि हमारे पास बहुत ही सीवियर भी होती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो होते हैं वो हमारे पास बहुत ही डेडली होते हैं। पहले आते हैं इसके वे ऑफ ट्रांसमिशन से, हमारे पास ट्रांसमिट कैसे होती है। ये हमारे पास ट्रांसमिट होती है पैरेंटल रूट से या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की तरह वजह से। उसके अलावा हमारे पास ये ओनली एंड ओनली DNA वायरस है। हमारे पास ऑलमोस्ट 5 हमारे पास हेपेटाइटिस होती हैं, A, B, C, D and E। उनमें से सब के सब RNA वायरसेस हैं सिवाय हेपेटाइटिस बी के। हेपेटाइटिस बी हमारे पास DNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी के पास हमारे पास 3 मेन एंटीजेंस होते हैं। कौन से? एक होता है HPSAG, दूसरा होता है HPCAG, और एक होता है हमारे पास HPEAG। जब इसका हमारे पास जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मीन्स द टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन, मतलब ट्रांसमिट हमारे पास जिस टाइम हो रहा है वो इन्फेक्शन वायरस, और उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होने के दरमियान जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास अप टू 6 मंथ्स होता है। 4 से 5 हफ्ते आफ्टर इन्फेक्शन हमारे पास क्या होता है, HPSAG की हमारे पास जो लेवल्स हैं ब्लड में, हमारे पास सीरम लेवल्स हैं वो हमारे पास बढ़ जाती हैं। ये एंटीजन हमारे पास होता है HPSAG। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, S फॉर सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन हमारे पास जो होता है वो हमारे पास ब्लड में रेज्ड होता है, वो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। HPSAG के साथ हमारे पास एक दूसरा एंटीजन भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं HPEAG। ये दोनों हमारे पास एंटीजन हमारे पास रेज्ड होते हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। मींस क्लिनिकल सिम्टम्स अब ये हमारे पास ऑनसेट नहीं हुए, लेकिन ये दोनों हमारे पास रेज्ड होते हैं। 6 मंथ्स के बाद क्या होता है कि अब 6 मंथ्स के बाद या तो ये अक्यूट जो है वो हमारे पास रिजॉल्व हो जाएगा। मींस हेपेटाइटिस बी वो वायरस है हमारे पास जो कि अक्यूट भी होता है और क्रोनिक में भी चेंज हो सकता है। तो मींस 6 मंथ्स के बाद या तो HPSAG और HPEAG की जो है वो हमारे पास टोटली डिसअपियर हो जाएंगे, और एंटीबॉडीज़ जो लेवल होगा वो हमारे पास रेज्ड होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हेपेटाइटिस रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर इस तरह नहीं हुआ और हमारे पास HPSAG और HPEAG दोनों के लेवल रेज्ड हैं अलॉन्ग विद एंटीबॉडीज़, इसका मतलब ये है वो हमारे पास क्रोनिक फेज में चला गया है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास HPSAG और HPEAG तो हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरा एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं HPCAG। तो ये हमारे पास अगर रह जाता है, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जिस पर्सन में ये मौजूद है उसको तो इतना डैमेज नहीं पहुंचाता, लेकिन ये हमारे पास कैरियर काम करता है। HPCAG इसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास ऐसा कैरियर काम करता है। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये ट्रांसफ़र हो सकता है, और जिस पर्सन में ये ट्रांसफ़र होगा उसमें फिर से वो हेपेटाइटिस बी कॉज करवाएगा। इसमें हमारे पास जो होता है, अगर क्रोनिक फेज़ हमारे पास इसमें परसिस्ट रह रहा है, अगर हम क्रोनिक फेज़ को सही तरह हम डील नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से हमारे पास है लिवर फेल्यूर, जिसको हम इसमें हमारे पास लिवर फेल्यूर भी हो सकता है, और हमारे पास हेपेटिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। ये हेपेटिक कार्सिनोमा मोस्टली हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी में कॉमन होता है। हेपेटाइटिस सी का ये सीन होता है कि ये वही हमारे पास हेपेटाइटिस बी की तरह ही हमारे पास ट्रांसमिट होता है। मींस
पैरेंटल रूट या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हमारे पास ये ट्रांसफ़र होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी इतनी हमारे पास डिटेल में नहीं है एक्सप्लेन। उसके अलावा इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट वही होते हैं। और हमारे पास हेपेटाइटिस जो डी होता है, हेपेटाइटिस डी की ये क्वालिटी है कि ये हमारे पास हमेशा तब इन्फेक्ट करता है जब हमारे पास एक पर्सन में ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो। मींस जिस पर्सन में हमारे पास हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी पर्सन को ये हेपेटाइटिस डी इन्फेक्ट करता है। अकेला ये हेपेटाइटिस डी कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।